नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से मनोविज्ञान की कक्षा में पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज ऐसा टॉपिक है जो कि सीटेट या यूजीसी नेट या अन्य परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसको कि वाइगोत्स्की थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर उसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है, सोशियो कल्चर थ्योरी भी कहा जाता है। दरअसल अगर देखें कि वाइगोत्स्की का सिद्धांत तो अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षाओं के लिए। आज हम इन्हीं के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये वाइगोत्स्की थे कौन। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे और ये बहुत कम एज अर्थात 38 साल में ही ये गुजर गए, जो कि इनकी बहुत सारी और भी थ्योरीज आनी थी और बहुत सारी ऐसी थ्योरीज थी जो कि बहुत अधूरे रह गए और वो चल बसे। और इन्हीं कम दिनों में इनका एक बहुत ज़्यादा फेमस ये जो सोशियो कल्चरल थ्योरी है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, या फिर हम उसको अन्य नाम से भी जानते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं, तो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। खास करके इनकी जो थ्योरी थी वाइगोत्स्की की, वो सोशियो कल्चर पर आधारित थी, जो कि बच्चा सीखता कैसे है, अर्थात उसका जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उनका कहना था कि जो सोशियो कल्चर प्रोस्पेक्ट होता है, अर्थात जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो रूप से जो बच्चा इंटरेक्ट करता है उसी से बच्चा सीखता है। फिर इन्होंने भाषा के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है। फिर उन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट बताए हैं, बहुत सारे पहलू बताए हैं, जो कि जिसमें कि मान लीजिए कि पीयर लर्निंग के द्वारा, तो असिस्टिव लर्निंग के द्वारा, तो अन्य लर्निंग के द्वारा जो इन्होंने बताया है कि बच्चा सीखता है। फिर इसके अलावा उन्होंने जेडपीटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है। फिर एमकेओ के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है, पीयर लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा बल दिया है। तो बहुत सारे इनके सिद्धांत हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें इनमें महत्वपूर्ण है, जो कि सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज उसी पर हम पढ़ने वाले हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इनका जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, जिसको कि हम संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, ये किस प्रकार से काम करता है। तो इन्होंने, जैसे कि मैंने बताया कि इनका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये था सामाजिक और सांस्कृतिक। अर्थात इनका कहना था कि जो बच्चा, कोई भी बच्चा जो सीखता है वो संपूर्ण रूप से समाज में रह करके और अपने जो कल्चर हैं, अपने जो वातावरण हैं और अपने जो लोग हैं, वहाँ के जो लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, उनके द्वारा अपनी भाषा को विकास करके इन्होंने बताया है कि सीखते हैं। वो किस प्रकार से, इन्होंने खास करके महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने 3 पहलू को बताया है, जिसमें कि इन्होंने बताया है कि सोशियो इंटरेक्शन अर्थात सामाजिक अन्योन्य क्रिया। तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया क्या है? तो इनका कहना था कि सामाजिक अन्योन्य क्रिया वह होता है जो बच्चा क्या करता है कि सबसे पहले जब जन्म लेता है तो जन्म के समय से वो बच्चा धीरे धीरे वो अपने समाज को देखता है, अपने परिवार को देखता है। फिर अगले थोड़ा सा बड़ा होता है तो अन्य थोड़ा सा और दूर के क्षेत्रों को देखता है। तो जो कुछ भी वो सीखता है वो सामाजिक रूप से ही सीखता है। वो अपने घर में सीखता है, समाज में सीखता है, अपने संस्कृति से सीखता है, अपनी भाषा से सीखता है। फिर इनके बाद कल्चर था। कल्चर, जैसे कि मैंने बताया है कि कल्चर इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। इसी के कारण इन दोनों, जो सामाजिक और सांस्कृतिक, इन दोनों के नाम पर ही ये सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम भी पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इन्होंने बताया है। इनके द्वारा जो कहा गया कि ये भाषा किस प्रकार से सहयोग करता है, तो इनके द्वारा कहा गया कि जो बच्चा कभी भी सीखता है उसमें जो सामाजिक अन्योन्य क्रिया है तथा संस्कृति, तो बच्चा जब सीखता है तो समाज और संस्कृति में जो सीखता है उसमें उसकी जो भाषा है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ज़्यादा मदद करता है, और वो इस प्रकार से बच्चा सीखता है। कुछ महत्वपूर्ण पहलू हैं, वो एस्पेक्ट हैं कि किस प्रकार से। तो इन्होंने बताया कि ये जेडपीडी अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अर्थात इसको समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा गया। समीपस्थ विकास क्षेत्र क्या है? उन्होंने कहा है कि जो बच्चा सीखा हुआ है, जो भी कुछ सीखा हुआ है और जो सीखने वाला है भविष्य में, अर्थात वर्तमान में जो कुछ भी उन्होंने सीखा है और भविष्य में जो कुछ भी वो सीखने वाला है, उसके बीच का जो गैप है
वही क्या है, समीपस्थ विकास केंद्र। अर्थात जो बच्चा सीखता है, सीखा हुआ है, और इसी रूम में एक अगर बच्चा है तो वो उसका दायरा क्या होगा, ये पूरा रूम होगा या फिर आसपास का क्षेत्र होगा। तो इसका दायरा जो होगा अर्थात उसका क्षेत्र जो होगा, उसी दायरे में रह करके वो क्या करेगा, वो अपना विस्तृत क्षेत्र बनाएगा, अपना विस्तृत जो है वो संज्ञान बनाएगा, परिक्षेत्र बनाएगा। अर्थात जो सीखा है और जो सीखने वाला है, इन दोनों के बीच की दूरी को इन्होंने विकास का क्षेत्र कहा है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा है इन्होंने। जो कि जो भी सीखा और जो सीखने वाला है उसके बीच वो सामीप्यता, हम इसका और भी उदाहरण देंगे। उदाहरण इस प्रकार से हम अभी बताने वाले हैं। फिर इन्होंने दूसरा बताया स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग पर बहुत ही ज़्यादा इन्होंने बल दिया है, और किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तीनों चीज़ बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। स्कैफोल्डिंग, स्कैफोल्डिंग क्या है, तो स्कैफोल्डिंग वह है जो कि किसी भी बच्चे को सीखने में एक छोटा सा भाग जो कि हम सहयोगात्मक रूप से उसको देते हैं। अर्थात अगर मान लीजिए कि कोई भी बच्चा साइकिल सीख रहा है, तो साइकिल सीखने में हम शुरुआत में क्या करते हैं, बच्चे के कैरियर को हम थोड़ा सा पकड़ लेते हैं जिससे कि बच्चा गिर ना पड़े, और कुछ दूर जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दूर जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दूर जाते हैं फिर छोड़ देते हैं, और इस प्रकार से उसको तभी तक थोड़ा बहुत सहयोग करते हैं जब तक कि बच्चा अपने बल पर वो सीख नहीं लेता है। मतलब हल्का फुल्का मदद, तो हल्का फुल्का जो मदद हम कह सकते हैं, अर्थात हम उसको आगे बढ़ाने में थोड़ा सा सहयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। क्योंकि बच्चों को अगर हम बहुत ज़्यादा सहयोग कर देंगे तो बच्चे तो आरूढ़ हो जाएंगे, हम पर ही आरूढ़ हो जाएंगे। तो हमें आरूढ़ नहीं बनाना है, हमें अपने ऊपर उसको बैसाखी की तरह यूज नहीं करवाना है, बल्कि हमें क्या करना है कि जस्ट वो सीख ले उतना तक ही हम सीमित उसका दायरा देते हैं, सहयोग करते हैं। यही स्कैफोल्डिंग होता है। और फिर जो मोर नॉलेजेबल अदर, ये MKO क्या है, तो मोर नॉलेजेबल अदर है। अर्थात जो कोई भी हमसे ज्ञान के क्षेत्र में ज़्यादा है, हमसे नॉलेजेबल है, हमसे ज़्यादा बड़ा ज्ञानी है, वो इस मामले में नहीं कि वो उनका एज बहुत हो गया या बहुत कम एज है, एज से इसमें कोई मतलब नहीं है। किसी छोटे में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, किसी बड़े में भी बहुत ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, तो ये मतलब नहीं है। तो ज्ञान हमसे ज़्यादा उसमें हो तो वो क्या कर सकते हैं कि हमारा सहयोग कर सकते हैं। अब हम इस प्रकार से समझ सकते हैं इसको कि हमने अभी बताया था ZPD अर्थात जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र। एक बच्चा अब साइकिल सीखने वाला है, अब साइकिल सीखने के लिए क्या चाहिए उसको, तो उसको कुछ क्षेत्र चाहिए जिसमें वो साइकिल सीखने वाला है। तो मान लीजिए कि वो जो क्षेत्र है, उसका जो क्षेत्र है वो उसका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। अर्थात क्योंकि अभी क्या है, वो बच्चा सीखा नहीं है, लेकिन बच्चा सीखने की कोशिश में है, अब सीखेगा। अब नहीं सीखना और सीखने तक की दूरी जो है, ठीक है, तो दूरी जो है वो क्या है, समीपस्थ विकास क्षेत्र है। तो अब उसके लिए कुछ साइकिल सीखने के लिए क्या चाहिए, कुछ क्षेत्र चाहिए, क्षेत्र विशेष चाहिए जिसमें कि वो साइकिल चलाना सीखेगा, ऐसा समझिए। अब वो जब क्षेत्र चाहिए उसके बाद क्या चाहिए, स्कैफोल्डिंग। अर्थात जब हम बच्चों को साइकिल सिखाने जा रहे हैं तो क्षेत्र में ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, मैदान में ले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, कुछ दूर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दूर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं, कुछ दूर पकड़ते हैं फिर छोड़ देते हैं। अर्थात हमने सहयोगात्मक रवैया उसके साथ अपनाया, बस इतना ही कि वो सीख ले। हम ये नहीं कि बस हम बस पकड़े हुए हैं और सिर्फ पकड़े हुए हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। कुछ दूर पकड़े फिर छोड़ दिए, अर्थात उसको सिखाने में थोड़ा सा हम पुशअप कर रहे हैं, थोड़ा सा सहयोग कर रहे हैं, जो कि वो स्थायी नहीं है, अस्थायी सहयोग हम कर रहे हैं। तो अस्थायी सहयोग जो होता है वो स्कैफोल्डिंग होता है, जो कि हम बच्चों को सिखाने के लिए क्षेत्र में मैदान में ले गए, फिर उसको थोड़ा सा सहयोग जो दिए वो स्कैफोल्डिंग होता है। जो मैदान में लेकर गए वो क्या था, आपका प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट था। और फिर इसके बाद आपका क्या आता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर। अर्थात अब मान लीजिए कि अगर मैं उससे ज़्यादा ज्ञानी था कम से कम साइकिल चलाने में, तभी तो मैं उसको सिखाने के लिए गया। अगर मुझे खुद ही नहीं आता साइकिल चलाने तो क्या मैं उसकी हेल्प कर सकता था? बिल्कुल नहीं।
तो इसीलिए वो जो मोर नॉलेजेबल अदर है, अर्थात कोई भी सहयोगी जो सहयोग करना चाहता है वो उसका थोड़ा सा ज्ञानी होना उस क्षेत्र में ज़रूरी होता है। यही क्या होता है, तो मोर नॉलेजेबल अदर, MKO, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अब हम फिर से अगेन आते हैं, अन्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं, जिसमें कि पहला है आपका कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट, सहयोगी परियोजना, फिर कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षा, रेसिप्रोकल टीचिंग, पारस्परिक शिक्षण, पीयर लर्निंग, और फिर एस्पेक्टिव लर्निंग। इसमें एक एक करके हम इसको डिफाइन करते हैं। कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या है, तो कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट अर्थात आप दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। जो अन्य हैं, मान लीजिए कि अगर हम हैं और हमारे समान कोई दूसरा और भी है, तो हम उसके साथ क्या करते हैं कि कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है ऐसा कि पढ़ने के लिए कम से कम 2 आदमी का होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर 2 आदमी होते हैं तो वो बेहतर तरीके से वो सीखते हैं, बेहतर तरीके से वो जानते हैं। क्यों? क्योंकि आपस में डिस्कशन होता है, और डिस्कशन मेथड जो होता है वो खास करके सीखने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि कोलैबोरेटिव, हम दूसरे से कोलैबोरेट करते हैं, उसके ज्ञान का अपने ज्ञान से, अपने ज्ञान का उनके ज्ञान से क्या करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं। फिर उसके बाद आपका कोऑपरेटिव लर्निंग, सहकारी शिक्षा। अब हम मान लीजिए कि सहकारी में क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनके साथ हम क्या करते हैं, शिक्षण का कार्य करते हैं, अर्थात सीखने का कार्य करते हैं। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा मदद करता है। इसके बाद आपका आता है पारस्परिक शिक्षण। पारस्परिक शिक्षण में भी हम वही काम करते हैं, पारस्परिक शिक्षण का ही मूल रूप से ये सब भेद है। तो पारस्परिक शिक्षण में हम क्या करते हैं कि आपस में हम क्या करते हैं, सीखते हैं, सब कोई आपस में सीखते हैं। फिर पीयर लर्निंग, पीयर ट्यूटरिंग क्या मतलब है, तो पीयर लर्निंग या पीयर ट्यूटरिंग में क्या होता है, जो हमारी अपनी कक्षा है, मान लीजिए कि अगर हम 10th में हैं तो हमारी जो 10th की कक्षा है उसी कक्षा के बच्चों के साथ हम क्या करते हैं, आपसी सहयोग के साथ सीखते हैं। अर्थात उसमें अपनी कक्षा का भी होना जरूरी है। फिर अपना एज वाइज, हमारा जो एज है उसी एज वाइज के ग्रुप के साथ भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। फिर आपका असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग में अर्थात क्या होता है कि सहयोगात्मक शिक्षण होता है। सहयोगात्मक शिक्षण में हमने जैसे ही बताया अभी आपको कि सहयोगात्मक शिक्षण में क्या करते हैं, हम थोड़ा सा सहयोग पुशअप करते हैं, केवल पुशअप करके हम उसको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो जितने भी टर्म्स हैं, ये कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि ये पारस्परिक शिक्षण के ही टोटल टर्म्स हैं, जिसमें कि ये सब आते हैं। तो पारस्परिक शिक्षण में भी इन्होंने बहुत ही ज़्यादा बल दिया है, खास करके कौन, वाइगोत्स्की ने। तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो खास करके हम इनका मत था कि हम ऐसे किसी वातावरण में नहीं सीखते हैं, बल्कि हम ऐसे सीखते हैं कि जो अगर मान लीजिए कि हमारे एज ग्रुप का हो, या फिर अगर हमें साथ में कोलैबोरेशन कोई करता हो, अगर साथ में कोई पढ़ने वाला अगर मिल गया, या फिर अगर हमारे साथ में कोई हमारी अपनी कक्षा के जो बच्चे मिल गए, या फिर कोई अगर हमें कुछ नहीं आता है उसमें थोड़ा बहुत सहयोग कर दिए, तो हमको सीखने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। इस प्रकार की जो शिक्षा है वो सीखने में, भाषा सीखने में या संज्ञानात्मक विकास करने में हमारा बहुत ज़्यादा सहयोग या मदद करता है। इसके अलावा इन्होंने भाषा के 3 रूप बताए हैं, अर्थात 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा के 3 रूप जो उन्होंने बताया है, भाषा के 3 रूप में इन्होंने सबसे पहले तो भाषा को जन्म से 2 वर्ष वाला बताया है, फिर आपका 3 से 7 वर्ष वाला बताया है, फिर इसके बाद 7 वर्ष के आगे वाला, जिसमें इन्होंने सोशल स्पीच अर्थात सामाजिक वाक। सामाजिक वाक क्या है, तो सामाजिक वाक मुख्य रूप से जैसे मैंने बताया कि जन्म से 2 साल तक ही होता है। ये सामाजिक वाक क्या है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा धरती पर आया, और धरती पर आने के बाद जो आपसी जो समाज है, अर्थात वहाँ के जो समाज हैं उसके साथ वो क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। अर्थात पहले देखता है, पहले भालता है, पहले कौन है नहीं है। पहले जब छोटा बच्चा होता है तो थोड़ा सा 3 महीने 4 महीने के बाद वो बबलिंग करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो क्योंकि समाज में जितने भी लोग हैं वो उसके साथ बोलना पसंद कर रहे हैं। तो वो बोलना जब पसंद कर रहे हैं तो चूंकि उस समय वो 3 महीने का जब होता है तो बबलिंग करना ही स्टार्ट करता है। तो वो क्या करने की कोशिश करता है, तो वो करने की कोशिश करता है कि उसके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है।
तो जब बातचीत करने की कोशिश करता है तो वो क्या करता है, सामाजिक रूप से वो इंटरेक्ट करता है, अंतःक्रिया करता है, सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करता है। तो ये प्रक्रिया जब और थोड़ा और आगे बढ़ता है तो लगभग 1 साल में बच्चा कुछ बोलने लगता है, और जब बोलने लगता है तो फिर लगभग 2 साल तक वो क्या करता है, सामाजिक रूप से अंतःक्रिया करने लगता है। क्योंकि वो 2 साल तक प्रायः बच्चा क्या करता है, थोड़ी बहुत भाषा की पकड़ उस पर हो जाती है, तो समाज से वो बच्चा उस भाषा को क्या करता है, वो सीख लेता है। अब जब सीख लिया उसके बाद क्या होता है, आपका प्राइवेट स्पीच, जो वो बच्चा क्या करता है, खुद से ही बात करना चाहता है। अब वो ये 3 वर्ष से 6 वर्ष के आसपास का होता है। 3 वर्ष से 6 वर्ष में क्या होता है, दरअसल बच्चा जो होता है वो मतलब खुद से बात करना चाहता है। अर्थात आप देखेंगे कि वो खेल रहा है और कुछ अपने आप में बोल रहा है, अपने आप में बोल रहा है। अब जब बच्चों को अगर टोकेंगे तो वो कहेगा क्या बताओ। अर्थात वो बच्चे खेल जो रहे हैं वो अपने आप को क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। वो अपने आप को गाइड कर रहा है। प्राइवेट स्पीच में वो अपने आप को गाइड करता है। तो अपने आप से वो बात करता है, खुद से ही वो बात करता है, लेकिन वो क्या करता है, वर्बली बात करता है। ऐसा नहीं कि वो मन ही मन बात करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो वर्बली बोल करके बात करता है, लेकिन खुद से बात करता है। इसके बाद आता है आपका साइलेंट इनर स्पीच, अर्थात मन ही मन बात करता है। वो क्या कब होता है, वो 7 साल के बाद से शुरू होता है या 7 साल से शुरू हो जाता है। ये इस समय में क्या हो जाता है, जो कि बच्चे की पकड़ जो होती है वो भाषा पर बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा हो जाती है इसके बाद वो क्या करता है, वो बोल करके नहीं करता है, अपने आप को गाइड जो करता है वो बोल करके नहीं करता है, मन ही मन वो सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ क्या बात करनी है, किसके साथ नहीं बात करनी है, मुझे क्या करना है। मतलब सारी चीज़ें जो है वो खुद से ही अपने आप में गाइड करता है और मन ही मन करता है। वो किसी को बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं उसको पड़ती है, क्योंकि वो भाषा पर उसका अधिकार प्राप्त हो चुका है। ये मूल रूप से मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या होते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से सोशियो इंटरेक्शन होता है, फिर कल्चर, फिर भाषा के ऊपर इन्होंने बताया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है, स्कैफोल्डिंग होता है, MKO होता है, अर्थात मोर नॉलेजेबल अदर होता है। फिर इस प्रकार की सारी पद्धतियाँ इन्होंने बताई हैं। तो मुझे लगता है कि खास करके जो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से संबंधित चीज़ें हैं वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। आपको सारी चीज़ें अगर समझ में आती हैं तो हमारे एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए